हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं मुबश्शिर ज़ैदी, मेरे साथ ज़रार खोड़ो और इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं वसअतुल्लाह खान। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद रावलपिंडी से लेकर पेशावर तक की जो रीजन है, बीच में अटक भी है, वहाँ पर ये शदीद किस्म की आंधी और तूफ़ान आए हैं जिसकी स्पीड बताई जाती कि 148 किलोमीटर है, विच वाज अनप्रेसिडेंटेड। हलाकतें भी हुई हैं। हमें बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में, ढोक हस्सू में कुछ हलाकतें हुई हैं, कुछ मागला टाउन में हुई हैं, पेशावर के नज़दीक कुछ हलाकतें हुई हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। बात हमने करनी थी ज़रा, एक्सपेक्टेड सिचुएशन भी है क्योंकि बिल्कुल तो बहुत ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कहा जाता है ना दुनिया में, और सुनने में आ रहा है कि 150 माइल्स पर आवर या किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार है हवा की। तो दैट इज मतलब ये तो तूफान से आगे की कैटेगरी में जा रहा है। और इवन शीशे टूट गए हैं, मोबाइल टावर्स गिर गए हैं, दरख्त गिर गए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो खासी जो परेशान कुन सूरत हाल है। और ये क्लाइमेट चेंज का जब अनप्रेसिडेंटेड इस तरह के वो होना शुरू हो जाते हैं इफेक्ट्स मौसम के, और जो मकानों में है वो तो फिर भी बच जाएंगे जो महफूज हैं, लेकिन जो कच्ची बस्तियों में है बिल्कुल अल्लाह ही रहम करे। और जाहिर है इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वहाँ फ़्लाइट सस्पेंड हुई हैं, फ़्लाइट्स हैव बीन डाइवर्टेड टू लाहौर। और उसके अलावा जो मेट्रो थी बस वो भी उसको भी सस्पेंड करना पड़ा। कुछ मेट्रो स्टेशंस के शीशे भी टूट गए हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब इस स्पीड से आई हैवंट सीन के मतलब कि इस तरह की कोई आंधी आई हो। बारिश अभी हो रही है, शुक्र है आंधी थम गई है, लेकिन खासा नुकसान करके गई है। बात हमने करनी थी, आज सदर ममनून हुसैन ने खिताब किया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, और पार्लियामान का जो तीसरा साल ख़त्म होने के ऊपर और चौथा साल शुरू होने के मौके पर एक रस्म होती है कि प्रेसिडेंट ख़िताब करता है। तो उन्होंने ख़ासा लंबा चौड़ा ख़िताब किया, लेकिन वो ख़िताब जो है कहा यह जा रहा है अपोजिशन की तरफ से भी, और जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है, कि उस ख़िताब में जो है कोई इतनी कंक्रीट बातें जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, कुछ ऐसी मसलन करप्शन है, पानामा पेपर्स के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, सेहत तालीम के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। मुझे फ्रैंकली ये लग रहा है कि पाकिस्तान स्टडीज़ का एक मजमून है जो कि अगर बच्चों को सदर ममनून हुसैन है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो यार? नहीं मतलब ये कोई मार्टिन लूथर किंग की आई हैव अ ड्रीम वाली स्पीच आएगी, JF कैनेडी की आस्क नॉट व्हाट यू कंट्री कैन डू फॉर यू वाली स्पीच आएगी यार, खुदा के लिए यार। ही हैज स्वीट ड्रीम्स 365 डेज। जी सर, जरा जो है मुबश्शिर जी ये बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर तो हैं, लेकिन बहुत ही भोले आदमी। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे अयूब खान तकरीर करता था असम्बली में, या जुल्फ़कार अली भुट्टो सदर के तौर पे, या जनरल ज़ियाउल हक करते थे, या परवेज़ मुशर्रफ, वैसे ही ममनून हुसैन करें। भाई साहब रफ़ीक तारड़ हुए, अपना जो भुट्टो साहब के प्रेसिडेंट थे वो हुए, और फिर आप इनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। वो तो ये है कि शरीफ आदमी होते हैं, लोग अदब में एहतराम में पूरा लिखा हुआ मजमून सुन लेते हैं, जो कि ग्रेड 17-18 का जाहिर है कि स्क्रिप्ट राइटर इन्हें दे देता है। अब मज़ीद क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? मसलन ममनून हुसैन जो है इतने बड़े घर में जब अकेले रह रहे हैं, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए भाई कि दिन में भी सन्नाटा हो, रात में भी सन्नाटा हो, और अकेला आदमी तने तनावा रहे। क्या ये कम है? आप मजीद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे? नहीं सर, फिर भी जाहिर है हेड ऑफ स्टेट है, चाहे सेरेमोनियल ही सही, लेकिन कम से कम उनको इदराक तो होना चाहिए ना ग्राउंड रियलिटी का। हेड ऑफ स्टेट की यही स्टेट है, आप छोड़ दें। सेरेमोनियल की जहां तक बात है, तो आज आपने देखे होंगे, फुटेज देखे होंगे कि सदर ममनून हुसैन जो है पार्लियामेंट के अंदर भी सेरेमोनियल पोजीशन में थे, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि स्पीकर्स गैलरी में बैठे हुए थे, उनसे जिस तरह झुक के हमारे दोस्त या अरकान पार्लियामान मिल रहे थे, तो मुझे फराज का एक वो शेर याद आ रहा था कि बस इस कदर था कि दरबार से बुलावा था, गदागरान सुखन के हुजूम सामने थे। मुझे खुशी इस बात की है कि सदर ममनून हुसैन जो है उनकी तरफ जाके उनसे नहीं मिले। वो बाद में मीटिंग हुई है, अगर आपको थोड़ा सा बता दूं कि बाद में वो मिले हैं और दो तरफा
ताल्लुकात पे जो है ना, अब दो तरफा से मुझे नहीं पता कि क्या मुराद है लेकिन उनकी आर्मी चीफ से एक सिटिंग हुई है जिसमें उन्होंने बहुत गंभीर जो सूरत हाल है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, अंदरूनी पॉलिसी के हवाले से खासी सेर हासिल बहस हुई है। अब मुझे नहीं पता कि उसका नतीजा क्या निकला है। ये छोड़े ये बातें यार। हाँ हाँ। अब देखिए, जैसे आपने कहा, ये जो जॉइंट सिटिंग हुई है इसलिए हुई है क्योंकि पार्लियामेंट की तीसरी जो सेशन है, सॉरी थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ है। अब यूजुअली क्या होता है कि जब कॉलेज या स्कूल का ईयर कंप्लीट होता है तो रिपोर्ट कार्ड आते हैं, हाँ, कि ए मिला, बी मिला, सी मिला, अटेंडेंस कैसी थी। तो हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो महीना ऐसा ही है ज़्यादातर स्कूल्स जो हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइमिंग भी बड़ी अच्छी है ना, सुप्रीम कोर्ट्स की भी छुट्टी होने वाली है, सबकी छुट्टी होने वाली है। पॉइंट इज के हमारे यहाँ भी अटेंडेंस ली जाती है, और अगर स्कूल उस्ताद नहीं लेते तो फाफन, पिलडैट, इस तरह के इदारे अच्छा, स्कूल्स में तो ये होता है कि अगर 80% या 75% आपकी अटेंडेंस ना हो तो आपको वो इम्तिहान में। सर मैं IBA से पढ़ा हूँ, हाँ, ठीक है, आपको 6 एब्सेंसेस माफ है। अच्छा। 7वीं एब्सेंस पे आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए। ओके। हाँ, तो पॉइंट बीइंग के हमारे यहाँ भी थोड़ी सी कोई लोग हैं वो रिसर्च करते हैं, वो गिन रहे होते हैं, अच्छा ये आज नहीं आया, मार्क करो मार्क करो मार्क करो। तो ये कुछ डेटा हमारे सामने भी है, जैसे ये फाफन की, ये पिलडैट की लिस्ट है कि जो मेन अरकान असेंबली हैं, पार्लियामेंट हैं, वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर, पार्लियामानी लीडर वगैरह वगैरह, उनकी क्या अटेंडेंस रही है, बताएं ना ज़रा। तो अब ये पूरे सारे मेंबर्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इंपॉर्टेंट मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, पार्टी हेड्स की, पार्टी हेड्स मोस्टली जी। तो एट द बॉटम ऑफ द टॉप, ठीक है, हैं इमरान खान साहब जिन्होंने सिर्फ 5% अटेंड की है, ठीक है। इसकी वजह क्या हो सकती है सर? वजह पे आते हैं, उस पर भी मैं एक छोटी सी हाँ, है, क्योंकि तस्वीर भी चलनी है ना, तो फिर तस्वीर तो चल रही है ना सर। हाँ। अच्छा, बिल्कुल क्लोज कंपटीशन में नेक टू नेक है वजीर आजम नवाज शरीफ, जो 10%, जिन्होंने 10% अटेंड किए, और फिर थर्ड नंबर पर आते हैं मोहम्मद फारूक सतार साहब, MQM के 16%, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो टॉप अटेंडेंस है ना पार्लियामानी लीडर्स की, वो है मियां इफ्तिखारुद्दीन, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब अगर आप सिर्फ टॉप और बेस्ट और वर्स्ट अटेंडेंस देखें तो एक थियरी मेरे जहन में आती है, बताएं। हाँ, कि इमरान खान साहब की बड़ी मसरूफियात हैं, वो मतलब KP की गवर्नमेंट के बारे में भी काम करना होता है, ये करना होता है, धरने भी देने होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जाहिर है वो पार्लियामेंट आना थोड़ा मुश्किल होता है, पार्लियामेंट के बाहर बैठना वो एक और बात है, पार्लियामेंट के अंदर बैठना थोड़ा मुश्किल रहता है। इफ्तिखारुद्दीन साहब का अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग और क्या काम है यार, वो पार्लियामेंट में ही बैठे नहीं। फिर तो वुसा साहब, आपका एक कमेंट चाहिए इन हाजिरियों के ऊपर। जी, मैं बहुत तफसीली कमेंट दूंगा अगर आप मुझे मौका दें। तो सर अभी तो ब्रेक आ रही है, ब्रेक में दे दीजिएगा हम फिलहाल ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। वक्फे से पहले बात हो रही थी कि मौजूदा जो पार्लियामेंट है 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, 3 साल में 289 इसके इजलास हुए, और इसमें पार्लियामानी अरकान ने कितने जोश खरोश का मुजाहरा किया। ज़रा आपको बता चुके हैं कि नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद खासे माठे रहे। उन्होंने 289 इजलासों में से सिर्फ 39 इजलासों में शिरकत की। अलबत्ता जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है खुर्शीद शाह, उन्होंने 227 इजलासों में शिरकत की, जो कि बहुत रिकॉर्ड वाली बात है। लेकिन जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है वो वफाकी वज़ीर पार्लियामानी उमूर शेख आफ्ताब अहमद साहब हैं। उन्होंने 279 इजलासों में से 285 इजलासों में शिरकत की, और उसके बाद हैं अयाज सादिक साहब, लेकिन जाहिर है कि वो स्पीकर हैं, रिकॉर्ड तो बना ही था। 245 इजलासों में शरीक हुए। सिर्फ 4 इजलास ऐसे हुए हैं 289 इजलासों में जिसमें के पूरी की पूरी वफाकी काबीना शरीक हुई है। इसके अलावा 26 वज़रा, इसके अलावा किसी इजलास में पूरी वफाकी काबीना शरीक नहीं हुई। अलबत्ता
ख़वातीन का एवरेज मर्दों से कदरे बेहतर रहा। बिल्कुल। मर्दों का जो अरकान पार्लियामान का एवरेज है वो कोई 60 इजलास बनता है 289 में से, लेकिन ख़वातीन का जो औसत निकलता है वो 70 इजलास निकलता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप दोनों भी एक ताली बजाएं हमारे अक़लियती जो अरकान हैं उन भाइयों के लिए जिन्होंने इंतहाई जाँफशानी के साथ 289 में से लगभग 200 इजलासों में शरीक की, और उनका जो औसत निकलता है वो 197 सिटिंग्स निकलता है। और क्या चाहिए तो मतलब ए ग्रेड मिल गया। बिल्कुल। चलो क्लैप फॉर देम। तो सर हमने क्योंकि आना था 2-4 पानामा पेपर्स, वज़ीर आज़म का जो हार्ट सर्जरी हुई है, उसके बाद जो कुछ सहाफ़ती नमूने हम डिस्कस करते रहे, बल्कि मैं उन्हें नगीने कहूँगा, तो जिनमें से ज़ाहिर है साले ज़ाफ़िर साहब जो हैं वो टॉप पे हैं, जंग अखबार के लिए लिखते हैं। और उन्होंने आज जो एक लिखा है, एक तो उन्होंने ऐसे लिखा कि जैसे वो बिल्कुल साथ बैठे हुए थे नवाज़ शरीफ साहब के और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ के, जो कि यहाँ हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ किए हैं जो मुझे समझ नहीं आए कि क्यों किए हैं, जो ख़ासे अजीब से हैं। मसलन उन्होंने कॉल का जिक्र किया जो मरियम नवाज़ से हुई, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मरियम को कहा कि तुम बहादुर बाहिम्मत बेटी हो। फिर उन्होंने कहा फौलादी एतमाद से नवाज़ शरीफ ने चंद लम्हों में अपनी बेटी को दोबारा उलुल अज़मी की महराज पर पहुँचा दिया। और यार एक बात तो बताइए, मियाँ साहब जो हैं ये अमराज क़ल्ब के इंस्टीट्यूट में ऑपरेशन कराने गए थे या महाज जंग पे गए थे? सर यही तो मुझे समझ नहीं आ रही ना। और उनके बाद पूरी दुनिया को सुनिए सर, पूरी दुनिया को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कामयाब सर्जरी की इत्तला इस तन्हा खातून ने दी। आप ये देखें कि मतलब कैसे। बात तो सही है वैसे। हाँ, बात तो सही है। लाइव ट्वीट तो हुआ था, लेकिन हाँ। तने तनहा ऐसे ही वही हाँ, जो कि भाई ये महाज जंग में नहीं थे साले ज़ाफ़िर साहब, ना वज़ीर आज़म वहाँ थे, ना उनकी साहबजादी वहाँ थी। ठीक है, बाप बेटी का रिश्ता है, एक सेहत के मामले में वो केयरफुल ज़ाहिर वरिड भी होंगी, यहाँ हैं क्योंकि बाकी सारी फैमिली। अच्छा, दूसरी बात ये देखिएगा कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने वो इंतज़ामी उमूर जिनका ताल्लुक़ घरेलू मामला से निस्बतन ज़्यादा होता है बेमिसाल एतमाद के साथ अंजाम दी, और चंद ही घंटों में वो मरहला आन पहुँचा। और लेकिन आप जो असल उसमें चीज़ है उससे पता नहीं क्यों गुरेज कर रहे हैं सर, वो आपके लिए छोड़ा हुआ। इन्होंने ये बात क्यों शामिल की है, लेकिन उनका ये कहना है मेरे उस्ताद साले ज़ाफ़र साहब का कि मजमून में कि अमराज क़ल्ब के बाज़ मालिजीन ने इस मौके पे कुरानी आयत का हवाला भी दिया जिसमें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को शक करके उसे अनवार से लबरेज करने का तस्करा है। जाहिर है कि ये सच और हक बात है, लेकिन इस मजमून में ये मिसाल या ये तस्करा क्यों किया गया कि कम से कम मेरी समझ से बालातर है। सर आप तो नन्हे हैं ना, मतलब महान नहीं है ना सर। अब मतलब कहाँ साले ज़ाफ़िर, मतलब कम ऑन यार, आप अपने कॉलम्स को कंपेयर कर रहे हैं। दूसरे जो नगीने हैं खुशनूद अली उनके वालिद जो हैं मिस्कीनों को खाना खिलाते थे, ज़ाहिर है बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से उनका जो है उन पे करम हुआ। मरियम नवाज का ये कहना है कि उनके वालिद की 3 जो आर्टरीज थी दिल की वो बंद थी, और उसमें भी वो सख्त मेहनत करते थे, जो जाहिर है कि इस उम्र में बहुत ही क्रेडिट की बात है। लेकिन खुशनूद अली खान साहब की जो मालूमात हैं बेटी से भी ज़्यादा हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस शख्स की 4 रगें बंद हों और जो गिलगित के पहाड़ी इलाके का सफ़र कर रहा हो, मैं प्राइम मिनिस्टर के उस मौके पे बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था। इन्होंने थामा हुआ था। चैलेंज करें मरियम नवाज। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, तो मुझे बताएं कि सहाफ़त के हवाले से दोनों पीसेस साले ज़ाफ़िर का भी और खुशनूद अली खान का भी ये कैसे छप जाते हैं सर? इंशाल्लाह इस सहाफ़त का सिला भी मिलेगा किसी ना किसी दिन यार, मतलब आई थिंक नहीं वो कहीं ना कहीं एम्बेसडरशिप, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और साहब हैं, और लेकिन एक और साहब हैं जो इन दोनों से भी बड़े चैंपियन हैं। वो जब बड़े मीर साहब का, मीर खलीलुर रहमान साहब का इंतकाल हुआ था, तो जब जनाजा कब्रिस्तान में पहुंचा है तो वो कूद के कब्र में लेट गए, कहने लगे मैं दफन होऊंगा मैं। तो सर कर देते। ये कौन थे? मतलब
उसमें क्या मैं नाम नहीं लूंगा। ब्रेक में सर ये देखें, वो आपके दूसरे उस्ताद हैं मुझे पता है, लेकिन ये है कि फिलहाल अपने उस्तादों के ये बहुत करते हैं, मैं एक चीज मान गया हूं यार। लेकिन कहने का मतलब यही है कि ये कोई सहाफत नहीं है, दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म, ये तो एक साइकोफेंसी है, ये एक तरह की जो है खुशामद है। और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में ये चीज़ें छप रही हैं। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि साले जाफर साहब जब कू आया परवेज मुशर्रफ का, तो उन्होंने कहा था कि ऐवान वजीर आजम से बोतलें और फुहुश तस्वीर निकली हैं, ये वही साले जाफर। फिर कुछ दवाइयाँ भी निकली थी। चले एनीवे, तो बहरहाल फिलहाल ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे मरी की उस 19 साला लड़की मारिया की, जिसको सिर्फ इस बिना पर जला दिया गया, जो आज सुबह दम भी तोड़ गई इस्लामाबाद के पिम्स हस्पताल में, कि उन्होंने अपने से 20 साल बड़े एक शादीशुदा मर्द का रिश्ता ठुकराया था उनके घर वालों ने, और उसका खमियाजा उन्हें ऐसे भुगतना पड़ा कि जिस स्कूल में वो जॉब कर रही थी, स्कूल टीचर थी वो, उन्होंने इसी वजह से बाद में क्विट भी किया। लेकिन उसी स्कूल के हेड मास्टर ने कुछ आदमियों के साथ मिलके उनको न सिर्फ आकर तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उनके ऊपर तेल छिड़क कर आग लगाई, जिसकी वजह से 85% उनका जिस्म जल गया और आज सुबह वो जाँबाग हो गई। पुलिस ने अब तक 2 अफराद को गिरफ़्तार किया है, बाकी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन हमें क्या याद दिलाता है ज़रार, अमरीन की स्टोरी हमने अभी ही डिस्कस की थी 2 हफ्ते पहले एबटाबाद में। हमारा माशरा इन चीज़ों के ऊपर रिएक्ट क्यों नहीं करता? हम हर चीज़ में जो है मतलब सियासत पे तो बड़ी बात कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें बार बार हो रही हैं, उसकी वजह यह है कि किसी को सज़ा नहीं मिलती। बुनियादी वजह तो यही है ना। अब देखिए, अब ये कोई क्राइम ऑफ पैशन इसको आप नहीं कह सकते, ठीक है, कि एकदम रिजेक्शन हुई, आपके पास बंदूक थी, आपने गोली मार दी। ये तो एक प्लान्ड क्राइम था और इसमें 1 नहीं 2 नहीं 5 लोग कम से कम, जो अभी हमारे पास इत्तलात है, 5 लोग मरे। इस तरह का काम आप सिर्फ उस वक्त करेंगे जब आपको पता है या आपको लगता है कि यार मुझे कुछ नहीं होगा, सही बात, कि आई विल गेट अवे स्कॉट फ्री। अब इन लोगों के साथ जो होता है, अभी 2 लोग गिरफ्तार हो गए और शुक्र है, एक तरह से शुक्र है कि ये फैमिली मेंबर्स नहीं है, क्योंकि नहीं फिर आपको पता है क्या होता है, जो ये गैरत के नाम पे कत्ल में राजीनामा हो गया, और जी मुकमुका करो, जी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, फिर भी हो सकता है अगर वो इन्फ्लुएंशियल्स हैं, अगर असर रसूख के हैं, तो फिर भी दबाव डाल के कह देंगे कि जी नहीं माफ कर दिया, माफ एक नजर मैं चाहता हूं उनकी वालदा, मारिया की वालदा की आप बात सुन लें। मेरा ख्याल अभी भी कुछ हमको नहीं झंझोड़ सका, तो उस मारिया की वालदा की आप ये फरियाद ज़रूर सुन लें। हमारे मज़ीद कोई तलबात नहीं है, ये मुतालबात नहीं है, यही मुतालबात हैं कि हमारे मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस से हम मुतमईन हैं, पुलिस अपना काम सही कर रही है, हम उनसे कोई गिला नहीं है। बहरहाल ये बात है कि हम उनसे फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इंसाफ चाहिए ना, मुजरम ये तरीके ना पकड़न गा, वो खत्म ही होगी परसों से शौकत ये तड़ी कातल पकड़न किए ना गा, उसने बंदे चाहिए। जिस तरह हमारी निकी नाल जुल्म माने, उसकी शरेआम सारे इबरत है, सारे ही पता लग गए कि उसी तरह साड़ो सारे ने सामने किस तरह हमारी निकी की खत्म की ताइस किस तरह जलाए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ इंसाफ करो, इंसाफ दियो, से इंसाफ दिलाया कच्चे मारिया के वालिदैन की बात आपने सुन ली। इस माँ को कैसे करार आएगा, क्या कित बेबसी इनकी आपने देख ली। वसत मरी में ये कल वाक़या हुआ था, वी वर सपोज टू डिस्कस इट, लेकिन क्योंकि काफ़ी लेट वो लेकर के आए, आज सुबह उस बच्ची की डेथ हो गई। अमरीन का वाक़या भी सामने आया। तो कोई माशरे में हमारे मतलब क्या ये एक कंटिन्यूएशन है जो कि चलती जाएगी? कोई आपने देखा होगा कोई अमरीन की डेथ हुई थी तब भी जाहिर है कि हम सेम इसी तरह की बातें कर रहे थे, और इस तरह के जब भी 2000 वाक़यात मज़ीद भी होंगे तो हम यही गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कि आगे दीवार है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सर फोड़ सकते हैं। अब मसला ये है कि 40 किलोमीटर दूर है इसका गांव जो लड़की जलाई गई है, इस्लामाबाद जो सीट ऑफ पावर है वहाँ से।
मसला ये है कि बहुत ही पुरानी एक मुख्तसर सी कहानी है कि बादशाह का लश्कर ने एक गांव के बाहर पड़ाव डाला और बादशाह ने कहा कि मुझे नमक की ज़रूरत है लेकिन गांव से नमक ख़रीद के लाना। तो साथ में एक साहब थे, उन्होंने कहा आप तो बादशाह सलामत हैं, गांव के लोग आपकी मिल्कियत हैं, आप उनसे नमक क्यों ख़रीद रहे हैं? कहने लगे कि भाई बात यह है कि अगर मैंने आज उनसे नमक ख़रीद के ना खाया तो कल मेरा लश्कर पूरे गांव की मुर्गियां जो हैं वो सीख पे चढ़ा के भून के खा जाएगा, इसलिए कि मैंने मिसाल कायम कर दी मुफ्त की। अब सवाल ये है कि यहाँ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो सरबराह हैं वो तो अपने तई कहते हैं कि हल्की सी पिटाई ठीक है। अब हल्की सी पिटाई से लोग फिर खुद रास्ते बना लेंगे, खुद अपनी इंटरप्रिटेशन कर लेंगे कि हल्की सी पिटाई से भारी सी पिटाई कैसी हो सकती है, फिर उससे और रास्ते कैसे खुल सकते हैं। तो जब आप एक रास्ता खोलते हैं, बिल्कुल पानी की तरह है कि पानी जब शगाफ डालता है तो 3 या 4 फुट का होता है, लेकिन 7-8 घंटे में वो शगाफ पूरा बंद उड़ा के ले जाता है। तो सवाल ये है कि जब आप खुद ये इस तरह के रास्ते देंगे लोगों को तो वो तो अपनी बच्चियों को जलाएंगे। अच्छा वो सर, यहाँ तो मजहबी जमातों को तो छोड़ें, और उनका तो एक अलग स्टैंड है, शायद किसी और सैयारे की वो में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने, सारे बड़े ट्वीट सेवी हैं, इमरान खान साहब हैं, बिलावल भुट्टो हैं, मरियम नवाज शरीफ हैं, मतलब किसी की मैंने ट्वीट मतलब कोई एक जुमला वैसे नहीं, बिलावल भुट्टो की मैंने देखी थी और हो सकता है कि और भी हों जो हमने नहीं देखी, लेकिन देखिए ये जो बातें हैं ना यार ये नॉन इशू है, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। ये नॉन इशू है, ओपन हार्ट सर्जरी जो है ये अहम नहीं है, वो सबसे अहम है। नवाज शरीफ नोटिस ले, शहबाज शरीफ नोटिस ले, दीज थिंग्स वी डोंट नीड यार। हमें चाहिए कि ऑन इट्स ओन, देखो अब 2 गिरफ्तारियां हो गई है ना, हमें अभी जजमेंट में नहीं बैठना चाहिए इसके ऊपर कि दिस विल एंड इन नथिंग। हो सकता है कि इनको सजा मिले, और अगर मिले तो ये आपके टेस्ट केसेस होते हैं यार। बिल्कुल, आप समझ गए, इस तरह के वाकया दोबारा भी होंगे। लेकिन वो सर जो आप बात करेंगे दीवार से सर फोड़े, हमारे माशरे में कुछ भी नहीं हिलता, ना सिविल सोसाइटी ना कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। बात यह है कि आप भले नाम सिविल सोसाइटी रख लें, पीपल्स पार्टी नाम रख लें, JUI नाम रख लें, भाई उसी तरह के लोग हैं ना, हम ही लोग हैं ना, हमारा ही DNA है ना, हमारे ही खमीर और हमारी जहन के लोग जो हैं हर पार्टी में भी हैं, सिविल सोसाइटी में भी हैं, तो वो उसी तरह सोचेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, कोक कह लें या पेप्सी कह लें, जहनियत जो है उसकी बात है कि जहनियत हमारी ऐसी है कि हम इन चीज़ों को अकोमोडेट करते हैं, और जब ये हो जाता है तो वक्ती तौर पे पिंजरे में बंद मुर्गे फड़फड़ाते हैं और उसके बाद सुकूत में आ जाते हैं। ये है हमारा जो है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। देखिए ये एक तरह से देखें अगेन कवानीन क्यों इजाद किए जाते हैं किसी भी माशरे में? आपकी जहनियत को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कि जो हमारे अंदर जो हैवान है ना, हाँ, अगर वो बाहर निकले तो उसको पता है कि इसके बाद मेरी जान तू पिंजरे में जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है यार, किसने ट्वीट की, किसने मोमबत्ती उठा के लगाई, दीज थिंग्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल इशू रेज करना चाहिए, फोर्स करना चाहिए गवर्नमेंट को टू एक्ट, अगर ऐसा होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि इसमें नोटिस लिया नहीं लिया। वो उस स्टेज तक हमें पहुंचना चाहिए जब आपको जरूरत ही नहीं है कि शहबाज शरीफ ने हिदायत दी पुलिस को कि इसको एकदम गिरफ्तार करो। भाई तेरा काम ही है गिरफ्तार करना है, जा गिरफ्तार। सही बात है, दैट इज व्हाट वी नीड। और पुलिस हैज एक्टेड, पुलिस हैज एक्टेड, मैं यही कह रहा हूं ना, को जो है हमें थोड़ा सा वो करना चाहिए कि भाई अप्रिशिएट करना चाहिए कि मारिया ने तो वापस नहीं आना ना, मारिया ने तो वापस नहीं आना, और ये कि नोटिस देने से पहले ही पुलिस एक्ट कर चुकी थी और उन्होंने रेड्स किए। लेकिन मतलब थोड़ी सी किसी पार्टी ने उस तरह बात की, इमरान खान बात करेंगे जी ओ अब चौथी विकेट देखा गिरने वाली है, नादरा ने ये हो गया, आप तब्दीली की बात करते हैं, इस माशरे में तब्दीली की बात करते हैं यार। इतने इश्यूज हैं यार, मतलब अब उनकी ट्वीट को हम गिनने लग जाएं, अगेन आई डोंट थिंक दैट इज द सेंट्रल इशू यार। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दुनिया का सबसे करप्ट तरीन मुल्क कौन सा है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, अगर आप किसी फहरिस्त को देखें तो अक्सर जवाब में कहा जाता है नाइजीरिया, मिस्र, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस तरह के ममालिक का नाम लिया जाता है।
लेकिन इटालियन सहाफ़ी रॉबर्टो सावियानो के मुताबिक दुनिया के सबसे करप्ट तरीन मुल्क यूनाइटेड किंगडम यानी यूके है। रॉबर्टो सावियानी कौन है और वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है, आपको तो बताते हैं। ये एक इटालियन जर्नलिस्ट है। उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं इटालियन माफिया पे, 10 साल रिसर्च करके, और इससे इतना एक्सपोज किया इटालियन माफिया को कि आज इटली में उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट या हमारी ज़बान में सिपारी है, बहुत फेमस है, बहुत रिस्पेक्टेड है। उनका कहना है कि लंदन मनी लॉन्ड्रिंग और ख़ास तौर पे ड्रग मनी की मनी लॉन्ड्रिंग का नंबर 1 कैपिटल है। ना सिर्फ ये बल्कि यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी जो यूके गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनका कहना है, उनकी असेसमेंट है कि hundreds of billions of dollars of criminal money is laundered through UK बैंक्स और यूके की रियल इस्टेट मार्केट में भी उसको महफूज किया जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आप सबने उनका नाम सुना होगा, पाकिस्तान पे भी बड़ी उनकी रिपोर्ट्स आती हैं। उनके यूके एडवोकेसी एंड रिसर्च के जो हेड है रिचर्ड डेविस, उनका कहना है कि यूके दुनिया का लीडिंग सेंटर है करप्ट मनी की लॉन्ड्रिंग में, चाहे ये प्रॉपर्टी मार्केट के थ्रू हो, ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो या लग्जरी के थ्रू हो। अब मसला क्या है कि यूके में ये माना नहीं जाता, अवाम नहीं मानती, क्योंकि बकौल रॉबर्टो सावियानो लाशें वहाँ नहीं गिर रही, लाशें गिर रही हैं मेक्सिको में, लाशें गिर रही हैं कोलंबिया में। सही बात। लेकिन वो जो आमदनी है, दैट ब्लड मनी, वो जाती है यूके में। इनफैक्ट का कहना है कि अगर इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड का हार्ट मेक्सिको है तो उसका जो ब्रेन्स है वो लंदन में है। अच्छा, अब दूसरी बात, एक और बात, HSBC के रिकॉर्ड के बारे में भी बात की, ठीक है। इन पर $2 बिलियन 1.9 बिलियन डॉलर्स की फाइन लगी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स के लिए, लेकिन इसके बारे में तकरीबन ज़ीरो कवरेज है यूके मीडिया में। ना ही किसी सियासतदान ने इस पर बात की है। सियासतदान इस पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि यही मनी लॉन्डर हो के घूम फिर के एक तो आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, आपको नहीं गर्ज के कहां से पैसे आ रहे हैं, स्विस ने अपनी पूरी इकोनॉमी इन चीजों पे बिल्ड की है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये घूम फिर कर शेल कंपनीज के थ्रू इनकी कैंपेन फंड्स में भी जाते हैं, ठीक है। आखिर और फिर आपकी मीडिया इस पर बात नहीं करेगी क्योंकि मीडिया भी उसी पैसे को ही खा रही है। तो ये भी एक और फैक्टर है कि देखिए, क्राइम सिर्फ वो नहीं होता कि आपने बंदूक ली और किसी को सर में गोली मार दी, आप मनशियात का कारोबार कर रहे हो। सूट टाई पहनकर जो क्राइम होता है ना, वो ही इन सारी चीजों को चलाता है। व्हाइट कॉलर क्राइम, योर हैंड्स आर रेड विद ब्लड, योर कॉलर इज व्हाइट। फाइनल कमेंट ऑन दिस, ये बर्तानिया लीक्स जो ज़रा लेके आए हैं, आपका क्या इस पे कहना है? नहीं, ये बात इसलिए समझ में आती है कि जो भी ऑफशोर कारोबार है उसका तकरीबन आधा उन बरतानवी जजायर में है, उन जजायर में है जिन पे बरतानिया का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है। ऑफशोर कंपनीज कम से कम आधी जो है ऐसे जजायर में, वर्जन आइलैंड्स है, केमन आइलैंड्स है, बिल्कुल। और इसके साथ साथ अब देखो ये भी है ना कि क्राइम से बहुत लोग बेनिफिट करते हैं। अगर आप सिर्फ ब्लड डायमंड्स का ही देख लें, डायमंड्स तो आ रहे हैं अफ्रीका से, फरोख्त कहाँ हो रहा है यार ठीक है ना। तो क्राइम के भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। हम ये ना समझेंगे वो सूट टाई पहन के गोली जमने वाले हैं तो वो क्लियर है। चलिए एनीवे जी, आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं इसी वक्त इसी चैनल।